Hello everyone. In this series, we are going to study about chapter number 10 of class 6 history, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, यानी इसका थर्ड वीडियो है इस पूरे सीरीज में। ओके, अब तक हमने इस चैप्टर में देखा था कि जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, जो साउथ इंडिया में इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ आ रही थी, कौन कौन सी, पल्लवास एंड चालुक्यास। तो ये जो पल्लवास एंड चालुक्यास है, हमने देखा था धीरे धीरे ये डिक्लाइन होती हैं और इनकी जगह पर दो नई डायनेस्टीज आ जाती हैं। वन इज राष्ट्रकूटा एंड द नेक्स्ट इज चोला डायनेस्टीज। अब इसके आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। Now we are going to study about the administration, कि उनका उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। How were these kingdoms administered? इनका प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रबंधन करना, यानी इनको किस तरह से मैनेज किया जाता था। ओके, as in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration। यहाँ पे आपने देखा था जो किंग्स थे उनका जो मेन जरिया था किसका, इनकम सोर्सेस का या इनकम जनरेशन का, तो वो था लैंड रेवेन्यू। जो लैंड से जो टैक्स भरते थे लोग, वो उनकी इनकम का इम्पॉर्टेंट तरीका था या जरिया था। ओके, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग अभी आपने सीखा, इसका मतलब होता है प्रबंधन। तो प्रबंधन यानी जिसको मैनेज करना है, वो इम्पोर्टेंट या बेसिक यूनिट कौन सी है, तो वो विलेज है, यानी गांव का ज़्यादा मैनेजमेंट होता था। इसके अलावा और क्या होता था, देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, कुछ नए नए डेवलपमेंट्स भी किए गए थे। ओके, वो क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful, either economically, वो चाहे economically powerful हो, socially powerful हो, या because of their political and military strength। यानी हो सकता है वो economically, यानी उनके पास खूब अच्छी मनी पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बहुत अमीर हैं, तो उनकी जो सपोर्ट होगी उसकी ज़रूरत होती थी किंग को, या वो सोशली यानी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत थी, या हो सकता है कि वो पॉलिटिकली एंड मिलिट्री रूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, यानी पूरी जो आर्मी है उनकी बात बहुत आराम से सुनती है, उनका कहना मानती है। तो ऐसे लोगों को ये सपोर्ट की ज़रूरत किसको पड़ती थी, किंग को पड़ती थी। तो इसके लिए किंग क्या करते थे, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से ऐसे लोगों का जो सपोर्ट है वो मिलने लग गया था रूलर्स को, यानी किंग्स को। क्या क्या किया था, सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मीन्स जो एक ही फैमिली में कोई काम चलते आ रहा हो लंबे समय तक, उसे कहा जाता है हेरिडिटरी। यानी कि मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर है, ओके, राजा के दरबार में कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर जब रिटायर हो जाएगा या जब इसका बेटा इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी जो जगह है जो खाली हुई है इसके रिटायरमेंट से या मृत्यु से, तब उस जगह को किसको दिया जाएगा, किसको बिठाया जाएगा, या इसका बेटा हो सकता है या फिर इसके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। तो इसे कहा गया हेरिडिटरी। ओके, दिस मीन्स दैट सन्स सक्सीडेड फादर्स टू दिस पोस्ट। इनकी जगह पे कौन बैठेगा, इनके बेटा बैठेगा, ओके, या घर का कोई भी सदस्य बैठ सकता था। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेन वॉज अ महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। जो हरिसेन थे, जिन्होंने क्या लिखा था, जिन्होंने लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में। ओके, तो वो क्या थे, वो ऑफिसर तो थे ही, यानी मिनिस्टर तो थे ही, लेकिन मिनिस्टर के साथ साथ और क्या थे, महादंडनायक भी थे, जैसे उनके फादर थे। यानी उनके फादर जब रिटायर हो गए या उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह पर हरिसेन को बिठाया गया था। इसके अलावा और क्या चीज़ें थी, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, यानी
कई बार क्या होता था कि एक ही व्यक्ति को कई सारे डिपार्टमेंट दे दिया जाए। ओके, जैसे मान लीजिए अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं तो कोई टीचर स्पोर्ट्स टीचर भी है और वही टीचर आपको हिंदी भी पढ़ा रहा है, वही टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, कई सारे सब्जेक्ट्स एक ही टीचर पढ़ा रहा हो। ये कुछ इसी तरह है, यानी एक व्यक्ति है और वो कई सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिस को संभालता है। बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक, यानी महादंड नायक कौन था? हरिसेन था। तो हरिसेन महादंड नायक होने के साथ साथ और क्या थे? वो कुमार अमात्य भी थे। अब ये जो अमात्य होते हैं ये कौन होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर का नाम होता है, पोस्ट का नाम होता है। इसके साथ साथ वो संधि विग्राहिका भी थे। ओके, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसा मिनिस्टर जो युद्ध और शांति के कामों को देखता था। युद्ध हो रहा है तो उसका जो भी सोल्यूशन है वो देखना है, शांति बनाए रखनी है दो किंगडम्स के बीच में, वो सारा काम कौन देखता था? वो हरिसेन अकेले देखते थे। यानी इस तरह देखे तो हरिसेन जो थे वो महादंड नायक भी थे, कुमार अमात्य भी थे और संधि विग्राहिका भी थे। आगे देखते हैं, बिसाइड्स important men probably had a say in local administration. Okay, these included the Nagar Shreshti. Look carefully and remember the spelling of these typical words. Okay, तो नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर जो होते हैं और मर्चेंट ऑफ द सिटी, तो ये क्या करते थे? ये इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ओके, तो ये सब क्या करते थे? ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे। द सरथवाहा और द लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावंस, ये अभी आप देखेंगे आगे। द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन, जो कुलिका होते हैं ये क्या है? जो मेन क्राफ्ट्समैन होते हैं उनको कहा जाता है। एंड द हेड ऑफ द कायस और स्क्राइब्स। अब ये वर्ड आप ज़रूर समझें अच्छी तरह से कि स्क्राइब्स क्या होता है। अभी इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा था कि जो रूलर्स होते थे वो इंस्क्रिप्शंस करवाते थे। ओके, यानी पत्थरों पे कुछ लिखवा देते थे, वो और भी कुछ लिखने का काम करवाते होंगे, बुक्स लिखवाते होंगे या खूब अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग करवाते होंगे किसी टेक्स्ट की। तो जो लोग पढ़े लिखे होते थे और जो उन बुक्स को लिखते थे या इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखना है वो चीज़ें लिख कर देते थे, तो उन्हें स्क्राइब्स कहते थे। ओके, These policies were reasonably effective. ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई अलग अलग लोगों को क्या करने के लिए? अपने तरफ सपोर्ट लेने के लिए, तो वो इफेक्टिव थी, काम कर गई। बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। लेकिन क्या होता था कि जिन लोगों को का सपोर्ट पाने के लिए किंग ने अलग अलग पॉलिसीज चलाई थी, उनको अलग अलग बेनिफिट दिए, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों में से कुछ लोग क्या करते थे? अपना खुद का अलग से किंगडम बना लेते थे, खुद राजा बन जाते थे। ओके, तो अब आगे देखते हैं। What do you think may have been the advantages and disadvantages of having a hereditary officers? अब ये चीज़ सोच समझकर आपको आंसर देना है कि हेरिडिटरी ऑफिसर्स जो एक ही फैमिली में दादा के बाद पापा, पापा के बाद बेटा, ऐसे जब बनते थे तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इस पर ज़रूर सोचना। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। What अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरह की आर्मी वो क्या थी? राइट, तो आप देखते हैं आगे। लाइक अर्लियर रूलर्स सम ऑफ दिस किंग्स मेंटेन्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, चैरिट्स, कैवलरीज एंड फुट सोल्जर्स। तो किसके साथ ये बनाते थे? ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे अपने साथ, बहुत अच्छी तरह आर्मी होती थी जिसमें एलिफेंट्स होते थे, चैरिट्स यानी कि रथ होती थी, कैवलरी होती थी। कैवलरी का मतलब है जो घोड़सवार, जो घोड़े पर बैठकर सैनिक आते हैं उनको कहा जाता है। एंड फुट सोल्जर्स जो पैरों से चलते हैं यानी चल चल के जाते हैं। ओके, आपने जो मैथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं जैसे रामायण महाभारत में, आपने इस तरह की चीज़ें उसमें देखी होंगी। ओके, आगे देखते हैं और क्या चीज़ है।
Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. इसके अलावा और क्या होता था, मिलिट्री लीडर्स होते थे, अलग अलग जो सैन्य टुकड़ियां होती थी, सिपाहियों के ग्रुप होते थे, उनका एक एक लीडर होता था, और जब भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी वो अपनी उस सेना को क्या कहता था कि आप जाओ और राजा की हेल्प करो. दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज. क्या होता था, उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी. इसका मतलब है हर महीने उन्हें पैसे नहीं मिलते थे. इसके तो कुछ तो मिलता होगा उनको, है ना. ऐसे तो कोई बिना पैसों के काम नहीं करता है, उनका घर कैसे चलेगा. इंस्टेड उन्हें रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन उसकी जगह उन्हें क्या दिया जाता था, सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी उन्हें ज़मीन दे दी जाती थी. तो उनका घर कैसे चलता था, वो खेती करते थे क्या, नहीं. दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड and uses this to maintain soldiers and horses and provide equipments for warfare. इसका क्या मतलब हुआ कि जो लीडर्स थे उनको सैलरी तो नहीं मिल रही है, लेकिन अब उनको ज़मीन, बड़ी बड़ी ज़मीन के टुकड़े दे दिए जाते थे. यानी जैसे मान लो आप मिनिस्टर, आप लीडर हो किसके, मिलिट्री ग्रुप के, सेना के लीडर हो, तो आपको बोल दिया ये गांव आपका है, ये पर्टिकुलर गांव आप ले लो, और इस गांव में से जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी टैक्स आएगा वो आप रखो. लेकिन उस टैक्स से आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपना घर नहीं चलाना है, इन सभी सिपाहियों का ध्यान रखना है. लड़ने के लिए जितने वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जितने औजार आपको चाहिए, या सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए जितनी चीज़ें चाहिए, आपको घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, तलवार बनानी है, इन सब का खर्चा आप कहाँ से करेंगे, इसी रेवेन्यू से करेंगे. ओके. तो अब इसके अलावा और क्या होता था, These men were known as सामंतास. इनको क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता था. Whenever ruler was weak, सामंत्स tried to become independent. जब कोई भी राजा बहुत मजबूत नहीं होता था, कमज़ोर होता था, तो ये सामंत कोशिश करते थे कि हम राजा अपने आप को बना दें. ओके. तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे कि अब हम राजा की बात नहीं मानेंगे, अब हम खुद राजा हैं. ओके. चलिए अब आगे देखते हैं. असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम. असेंबलीज कैसे होती थी, सदर्न किंगडम यानी सदर्न पार्ट वाले में. जैसे ये आपका इंडिया का मैप है. ओके. तो हम इस वाले पूरे रीजन की बात करेंगे. आगे देखते हैं. द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज. जो इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शन अब सारे आप समझ गए होंगे क्या होता है, पत्थर पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है. ओके. चाहे वो पिलर हो या किसी के भी फॉर्म में हो, उस पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इंस्क्रिप्शन होगा. तो पल्लवास थे, क्या होता था, उन्होंने मेंशन किया था बहुत सारी लोकल असेंबलीज, यानी कुछ सभा होती थी, यानी जैसे दरबार लगता था, ऐसा कुछ होता होगा. तो दीज इंक्लूडेड सभा. ओके. ये क्या था, सभा, यानी ये जो असेंबली होती थी, जैसे आप सभी की मॉर्निंग असेंबली में आप सारे बच्चे इकट्ठा होते हो, तो ऐसे कुछ ऐसे असेंबलीज होती थी जहाँ पे सब लोग आकर के इकट्ठे होते थे, तो उन्हें क्या कहते थे, सभा कहते थे. विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स. जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे, जिनकी ज़मीन होती थी, जब ऐसे लोग इकट्ठा होते थे, असेंबल होते थे, तो उसे कहा जाता था सभा. दिस असेंबली फंक्शनड थ्रू सब कमिटीज़ विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन. इनकी जो असेंबली थी ये किसके थ्रू काम करती थी, इनके अंडर में और लोग काम करते थे इनके नीचे, और वो पूरा देखभाल करते थे रिलेटेड टू इरिगेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कृषि के जितने काम हैं, खेती बाड़ी के जितने काम हैं वो लोग देखते थे. मेकिंग रोड, सड़कें बनाना, लोकल टेम्पल, छोटे लोकल एरियाज में टेम्पल्स बनाना, ये सारा काम किसका होता था, सभा का होता था. ओके. सभा के जो सब कमिटीज़ होती हैं, इनके नीचे भी कमिटीज़ होती थी, कई सारे ग्रुप्स होते थे, वो लोग काम करते थे. ओके. अब देखते हैं. द उर was a village assembly found in area where the landowner were not Brahmins. और एक असेंबली होती थी जो
गाँव में बनती थी, ओके। लेकिन इसमें कौन लोग होते थे, वो ज़मींदारी होते थे, यानी वो लोग होते थे जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। सभा में ब्राह्मण है, उनके पास ज़मीन है। लेकिन उर जो होता था इसमें ऐसे लोग होते थे जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन उनके पास ज़मीन है। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, जो व्यापारी होते थे, ओके। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनकी जो सभा थी, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था नगरम, ओके। बहुत ध्यान से आप सभी बच्चे इस चीज़ को समझिए, ओके। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। ये जो असेंबलीज होती थी, इन पे किनका कंट्रोल चलता होगा, इन पे उन्हीं लोगों का कंट्रोल चलता होगा जो रिच होते होंगे और पावरफुल होते होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बात सभी लोग सुनेंगे, क्योंकि इनके पास पावर है, ओके। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यूड टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। ऐसी जो लोकल असेंबलीज थी वो कई समय तक काम करना शुरू की थी। आइए अब देखते हैं ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अब हमने देख लिया राजा कैसे थे, उनकी जो सभा होती थी, उनकी जो दरबार होते थे, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, असेंबली कैसे होती थी, उनकी फैमिली के बारे में कैसे पता चला, ये देख लिया। अब देखते हैं कि उनकी किंगडम में कॉमन पीपल कैसे रहते थे, प्रजा कैसे रहती थी, ओके। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स। हम कैसे पता कर सकते हैं, उन्होंने उस समय कुछ लोगों ने कुछ नाटक लिखे होंगे, ओके। नाटक में लोगों का भी रोल होगा कि बाजार ऐसे लगती थी, लोग ऐसे काम करते थे। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से हमें पता चलता है कि उसमें प्रजा कैसे करती थी। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। ऐसे कुछ प्लेस के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो देखते हैं। तो कालिदास, ओके। कालिदास से आपको याद आया होगा, कोई एक पोएट है जो बहुत अच्छा लिखते हैं। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। कालिदास ऐसे पोएट है जिनको जाना जाता है किसके लिए, नाटक लिखते थे ये राजा के दरबार पर, उसमें या उन पे क्या क्या काम होते थे उसके बारे में लिखते थे। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्ले इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। इनका जो प्ले होता था, प्ले में क्या होता था कि वो ऐसा दिखाते थे कि इन राजा के दरबार में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो उनमें राजा है और ज़्यादातर लोग क्या हैं, ब्राह्मण्स हैं जो क्या कर रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, ओके। देन वाइल वुमेन एंड मेन अदर दैन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत। उन्होंने ये भी बताया कि जो बाकी लोग हैं, जो ब्राह्मण्स हैं और जो किंग हैं, वो तो संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं यानी वुमेन्स हैं और जो बाकी मेन हैं, सिटीजन्स हैं, ओके, अदर देन किंग एंड ब्राह्मण्स, वो क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं। ये दो लैंग्वेजेस आपको ध्यान रखनी है, संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी और एक प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपको बहुत ध्यान से विद स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने लिखा, कालिदास ने लिखा, ओके। तो is the story of love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala। इन्होंने जो ये प्ले लिखा था, जो नाटक लिखा था, इसमें किसकी कहानी बताई गई है, इसमें एक राजा है जो जिनका नाम है दुष्यंत एंड एक लेडी है जिनका नाम है शकुंतला। तो इनकी लव स्टोरी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play। और इसमें क्या दिखाया गया है, एक फिशरमैन के की कहानी बताई गई है कि वो किस तरह से इसमें फंस जाता है। तो देखिए, अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, ओके। एक जो मछुआरा था उसको एक दिन क्या मिला, एक रिंग मिलती है। वो कैसे होती है उसको देखते हैं।
A fisherman found a precious ring which the king had given to शकुंतला। अब राजा ने ये रिंग किसको दी थी? शकुंतला को दी थी। लेकिन ये रिंग किसके पास है? फिशरमैन के पास है। But which had been accidentally swallowed by a fish। शकुंतला को दी थी, लेकिन किसी तरह वो रिंग उनके हाथ से गिर गई, पानी में चली गई होगी, तो किसी फिश ने उस रिंग को क्या किया? सोलो कर लिया, निगल लिया। When he went to the palace with it, जब फिशरमैन ने उस फिश को पकड़ा और महल लेकर आए, तो क्या हुआ? The gateman accused him of theft। जो दरबारी था, जो गेटमैन था, उसने क्या किया? उसने उन पर आरोप लगाया कि आपने इसे चोरी किया है। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वर रादर रूड। जो पुलिस ऑफिसर था वो भी बहुत क्रूर व्यवहार कर रहा था उस मछुआरे के साथ। However, the king was happy when he saw the ring and sent reward for the fisherman। लेकिन जब ये बात किसके पास पहुंची? राजा के पास पहुंची, तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। क्यों खुश हुआ? क्योंकि वो रिंग राजा को मिली और राजा ने फिशरमैन को क्या किया? वो प्राइज दिया, खूब सारा इनाम दिया। ओके, देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवॉर्ड एंड वेंट अलोंग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। फिर उन्होंने क्या किया? पुलिसमैन और जो गेटमैन थे उन्होंने सोचा कि जो फिशरमैन को मिला है इनाम, हम उसे आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे और पार्टी करेंगे। ओके, इसमें आगे देखते हैं और क्या चीज़ है। द चाइनीज पिलग्रिम फायन। ओके, आप इसे क्या पढ़ सकते हो? फाजियन पढ़ सकते हो, फायन पढ़ सकते हो। नोटिस दैट द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय हाई एंड माइटी। चाइनीज ट्रैवलर आया, घूमने के लिए आया था ये व्यक्ति, लेकिन ये जो घूमने के लिए आते हैं ये क्या करते हैं? घूमते भी हैं, आसपास देखते भी हैं क्या चीज़ें चल रही हैं और उसके बारे में लिखते भी हैं। तो वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या नोट किया कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें अनटचेबल समझा जाता है। ओके, अनटचेबल समझा जाता है। जो हाई क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपने से छोटे लोगों को अनटचेबल समझते हैं। ओके, दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव इन ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। वो ऐसे लोग जिन्हें अनटचेबल समझा जाता है, जिन्हें नीचे क्लास का समझा जाता है, उन्हें शहर के बाहर रहने के लिए कहा जाता है। He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो अनटचेबल है, अगर वो आ जाता है शहर में किसी काम की वजह से, क्योंकि मार्केट में सभी को अपनी ज़रूरत का सामान मिलता है, सब्जियां लेनी होती है, खाने पीने की चीज़ें लेनी होती है, तो अगर ऐसा व्यक्ति मार्केट में आ जाता है तो वो क्या करता था? अपने साथ एक लकड़ी रखता था और उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके चलता था। वो उस आवाज़ से सभी लोग समझ जाते थे कि ये एक अनटचेबल है जिसे हमें छूना नहीं है और इससे दूर से निकल जाना है हमें। ओके, एंड बाण भट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। और बाण भट्ट जिन्होंने एक क्या प्रशस्ति लिखी थी, ओके, उन्होंने भी इसी तरह का एक कहानी बताई हुई है। ओके, कहानी क्या है? द किंग ट्रैवल्ड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन stools, food, and including animals such as goat, deer, rabbit, etc. This huge army was accompanied by musicians beating drums and other playing horns and trumpet. तो ये इतने सारे चीज़ों के साथ वो राजा क्या करता था? ट्रैवल करता था। उनके पास वेपन्स थे, बहुत सारी डेली यूज़ की चीज़ें भी थी, मटके भी थे, कुछ बर्तन थे, फर्नीचर भी था। ओके, अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेके चलते थे, कुछ जानवरों को भी जैसे गोट, डियर, रैबिट ऐसे चीज़ें भी लेकर के चलते थे। इसके साथ उनके साथ बहुत बड़ी एक आर्मी चलती थी जो ड्रम्स बजाते हुए भी चलते थे।
ट्रम्पेट्स बजाते हुए चलते थे। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे, दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स, गुड़ एंड फ्लावर and provided fodder for the animal. They also tried to meet the king and the place their complaints and petitions before him. अब जब राजा आता था तो सब लोग उनको कुछ ना कुछ ऑफर करते थे। कुछ लोग दही लेकर आते थे, कुछ गुड़ लेकर आते थे और कुछ लोग फूल भी लेकर आते थे, फ्लावर्स लेकर आते थे। वहाँ आते थे और राजा को अपनी कंप्लेंट्स बताते थे, उनको जो प्रॉब्लम्स होती थी उसके बारे में बताते थे। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शंस बिहाइंड Elephants often trampled down the huts of villagers, and the oxen yoked to the caravans of merchants ran away, scared by tumults. As Banabhatta says, the whole world was swallowed up in dust. लेकिन कभी कभी क्या होता था, जो आर्मी है वो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करके आती थी। जैसे हाथी लोगों के घरों को या झोपड़ियों को तोड़ देते थे, या जो कारवां होता था मर्चेंट्स का उनको तोड़ देते थे। ओके, तो बाणभट्ट कहते हैं कि इस तरह से जहाँ से राजा निकलता था अपने पूरे दल बल के साथ, तो वहाँ पे डस्ट ही डस्ट सब कुछ नज़र आती थी। इसी तरह से बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा था, इंडिया के बाहर क्या हो रहा था, उसके बारे में भी यहाँ चीज़ें दी गई हैं। जैसे अरेबिया, जो आप मैप में ढूंढोगे, जो मैप है 6 नंबर का, पेज 76 एंड 77 पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो अरब मर्चेंट्स के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे इन द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप के बीच में किस तरह से व्यापार होता था उसके बारे में बताया है। अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया वर द ब्यूडियंस पैस्टोरल ट्राइब्स डिपेंडिंग mainly on camels, hardy animals that could survive in the deserts। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंडियन रूलर्स थे उनके जो कंटेम्प्रेरी लोग हुआ करते थे, जैसे अरेबिया, अरब रीजन से मिलते थे। प्रॉफिट मोहम्मद, हमने देखा था हर्षवर्धन 1400 ईयर्स अगो यहाँ पे राज करते थे, ओके, कन्नौज में। तो उसी समय प्रॉफिट मोहम्मद भी आए थे, जो इस्लाम रिलीजन है, तो उनके जो भगवान होते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, खुदा जिनको मानते हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन उसी समय हुआ था। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वॉज अ रिलीजन दैट लेड स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी एंड यूनिटी बिफोर अल्लाह। इन सभी ने कहा कि सब लोग एक जैसे हैं। नो वन सुप्रीम गॉड, कोई भी एक बड़ा गॉड नहीं है। हियर इज़ अ वर्स फ्रॉम द कुरान, और कुरान से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि for Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who were patient and constant। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जितने लोग हैं, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, वो सभी इक्वल हैं, एक बराबर हैं। ओके, विदिन 100 years Islam spread to North Africa, Spain, Iran and India। 100 साल के अंदर ही ये जो रिलीजन है इस्लाम, ये कई देशों में फैल गया। Arab sailors who were already familiar to the coastal settlements of the subcontinent now brought the new religion with them। अपने साथ नए नए धर्म लेकर आते हैं। कौन? जो सेलर्स होते हैं, जो ओशंस में सेल करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री आते थे। अरब सोल्जर्स कॉन्कर्ड सिंध, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उसे कब्जा करते हैं। कौन? अरब के सैनिक 1300 साल पहले। और यहाँ से शुरू होता है आगे की कहानी, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आप इस चैप्टर में इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।